हाँ भाई दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सबको गुड मॉर्निंग और राधे राधे। और आप सभी का जो है एक बार फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने शिक्षण विधियों का एक निशुल्क बैच स्टार्ट किया है और उस बैच के अंदर अपन ने पहली बार जो है पढ़ना क्या शुरू कर दिया, पाठ योजना पढ़नी शुरू कर दी। और कल जो है अपन की क्लास के अंतर्गत अपन ने हर्बर्ट के बारे में पढ़ा था कि हर्बर्ट की क्या अवधारणा थी और किस तरीके से जो है उसने एक पंचपदी का निर्माण किया था, जो पाठ योजना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और हर्बर्ट का पाठ योजना में क्या योगदान रहा, इसके ऊपर चर्चाएं अपन ने कल की क्लास के अंतर्गत कर ली। तो अब आपको याद रखना है कि आज की क्लास में अपन किस चीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो अपन जिस चीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, उसका नाम है ब्लूम की अवधारणा। ब्लूम की मतलब जब हर्बर्ट आया, हर्बर्ट ने अपनी अवधारणाएं दे दी, उससे जितना पाठ योजना आगे जाना था उतना गया। उसके बाद में उसके अंदर कुछ चीजें और ऐड हुई जो ब्लूम के द्वारा की गई थी दोस्तों। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो आज की आपको जो हेडिंग लगानी है वो क्या लगानी है मेरे दोस्तों? हेडिंग लगानी है आपको, वो लगानी है ब्लूम की अवधारणा। क्या हेडिंग लगाओगे मेरे दोस्तों? ब्लूम की अवधारणा। आज की आपकी हेडिंग रहेगी पाठ योजना में हम किसकी अवधारणा पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्तों। तो आज की क्लास में अपन अवधारणा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वो किसकी अवधारणा पढ़ने के लिए जा रहे हैं दोस्तों? ब्लूम की अवधारणा। ब्लूम ने क्या किया था इस पाठ योजना के अंतर्गत? दो चीजों को वो लेकर के आया और ब्लूम की जब अवधारणाएं यहां पे आई तो यहां पे क्या परिवर्तन आए वो अपन देखेंगे। अब देखिएगा ब्लूम ने क्या चीज जोड़ी दोस्तों। तो यहां पे ध्यान रखना, ब्लूम ने अपनी पाठ योजना के अंतर्गत या अपने लेसन प्लान के अंतर्गत इनके दो योगदान माने जाते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। कितने योगदान? दो चीज यहां पे, दो योगदान इसके माने जाते हैं। पहला योगदान क्या है दोस्तों? पहला योगदान जो है इसने बताया था उद्देश्य भाई। क्या बताया था? उद्देश्य। और दूसरा इसका योगदान है मूल्यांकन। अब आपको ये बताएं कि बताओ पाठ योजना के अंतर्गत मूल्यांकन और उद्देश्य का निर्माण किस विद्वान के द्वारा किया गया? तो यहां पे अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पे जो विद्वान था उसका नाम था ब्लूम। उसने आपके उद्देश्य भी बनाए, उसके आपने क्या बनाए? आपके मूल्यांकन भी बनाए। अब देखिएगा उद्देश्य क्या होते हैं, पहले उसको अपन एक बार कंसेप्ट क्लियर करते हैं। उद्देश्य का मतलब होता है दोस्तों कि जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो शिक्षक कुछ टारगेट लेकर के जाता है कि मैं बच्चे को ये चीज पढ़ाने के लिए जा रहा हूं और इस विधि से मैं बच्चे को ये चीज पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के बाद ये चीज बच्चा सीखेगा। ये टारगेट लेकर के गया और जब ये टारगेट लेकर के जाता है और क्लास के अंदर जाता है, पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद यदि वो बच्चे सीखते हैं तो सीखने के बाद बच्चे के व्यवहार में एक परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है? कि पहले वो उस विषय वस्तु को नहीं जान रहा था, पढ़ाने के बाद वो उस विषय वस्तु को जानने लगा है, उसके बिहेवियर में चेंज आया है, उसके व्यवहार में एक परिवर्तन आया है। इस व्यवहार में परिवर्तन को अपन कहते हैं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। अर्थात एक शिक्षक अपेक्षा लेकर के जाता है कि मुझे बालकों के अंदर ये परिवर्तन लाना है। यदि बालकों के अंदर वो परिवर्तन आ जाता है तो उसको अपन कहते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है बालकों के व्यवहार में होने वाला या बालकों के व्यवहार में लाया जाने वाला अपेक्षित परिवर्तन उद्देश्य कहलाता है। सिंपल तरीका है, उसी का नाम है आपके उद्देश्य। लेसन प्लान के थॉट पे आपको उद्देश्य को ऐसे समझना है। या मैं आपको ये कहूं कि उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको ये कहूं कि मैं आपको शिक्षण विधियां पढ़ा रहा हूं। मैं आपको शिक्षण विधियां क्यों पढ़ा रहा हूं, इसका जो भी उत्तर आएगा वो सब उद्देश्य है। मैं आपको शिक्षण विधियां क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मैं आपको शिक्षण विधियां याद कराना चाहता हूं। मैं आपको शिक्षण विधियां क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मैं आपके आने वाली परीक्षा में शिक्षण विधियों के प्रश्न के उत्तर सही करवाना चाहता हूं। मैं आपको शिक्षण विधियों का एक उच्चतम ज्ञान देना चाहता हूं। तो ये मेरे उद्देश्य हैं जो मुझे एक क्लास में जाने से पहले बनाने पड़ते हैं। तो जब शिक्षक एक क्लास के अंदर एंटर करता है तो उससे पहले वो टारगेट लेकर के जाता है, उसी टारगेट का नाम क्या है? उद्देश्य। तो ब्लूम का ये मानना था
कि आप क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए गए, एक टारगेट लेकर के जाओ। यदि कोई शिक्षक उद्देश्यपूर्ण तरीके से क्लास में प्रवेश करता है तो बच्चे की सीखने की गति भी तीव्र होती है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन भी अच्छा आता है, बच्चों के अंदर जिज्ञासा भी जगती है। और एक शिक्षक बिना तैयारी के सीधा क्लास में चला जाता है तो न तो वो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण करवा सकता है, न बच्चों के व्यवहार में एक अच्छा परिवर्तन लेकर के आ सकता है। क्लियर? अब देखिएगा, अपन हल्की सी बात मूल्यांकन की कर लेते हैं। हालांकि ये टॉपिक अपन पूरा अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। मूल्यांकन क्या होता है, जो ब्लूम लेकर के आया। आप उद्देश्य लेकर के गए, उसी उद्देश्य से पढ़ाया, बच्चों के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आया। तो मुझे ये बताओ कि बालकों के व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं आया, ये आपको कैसे पता चलेगा? मूल्यांकन के द्वारा, एक टेस्ट के द्वारा, एक परीक्षा के द्वारा, तभी तो पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने ये चीज। मैं आपका यदि टेस्ट न लूं तो मुझे क्या पता चलेगा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आप सीख गए कि नहीं सीख गए? मुझे मेरे उद्देश्य की पूर्ति हुई है कि नहीं हुई है, वो किससे पता चलेगा? मूल्यांकन के द्वारा। तो मूल्यांकन क्या है? उद्देश्य पूर्ति की सीमा जांचने की प्रक्रिया का नाम है मूल्यांकन। कि हमने जो उद्देश्य का निर्धारण किया था उस उद्देश्य की पूर्ति हुई है कि नहीं हुई है, यह पता किससे चलेगा? मूल्यांकन के माध्यम से चलेगा। दोनों चीजें आपके समझ में आ गई? उद्देश्य क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। यानी कि कहीं न कहीं ये उद्देश्य और मूल्यांकन दोनों एक दूसरे से पारस्परिक संबंध है, क्योंकि उद्देश्य की पूर्ति हुई कि नहीं हुई है किससे पता चल रहा है? मूल्यांकन के द्वारा। और मूल्यांकन से ही हमें पता चल रहा है कि उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हुई है, बच्चा कितना सीखा है, 50% सीखा, 60% सीखा, 10% सीखा, 20% सीखा, यह पता हमें किससे चल रहा है? तो यह पता जो हमें चल रहा है वो मूल्यांकन के माध्यम से चल रहा है। तो दोनों चीजें ध्यान रखना, इनका आपस में बड़ा संबंध होता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई? अब देखो, मैं हल्की हल्की एक डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। उद्देश्य क्या है? आपको पूछ ले कि उद्देश्य क्या है, तो आप क्या लिखोगे? व्यवहार में होने वाला अपेक्षित परिवर्तन है। व्यवहार में होने वाला अपेक्षित परिवर्तन है। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है आपके उद्देश्य है। यह आपको पता चल गया। अब मैं आपको कहूंगी बताओ मूल्यांकन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है उद्देश्य की सीमा जांचने की प्रक्रिया का नाम क्या है? मूल्यांकन है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। और ये दोनों कौन लेकर के आया मेरे दोस्तों? तो ये दोनों चीज जो व्यक्ति लेकर के आया था, उस व्यक्ति का क्या नाम था? तो उस व्यक्ति का नाम था ब्लूम। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब देखिए, अपन एक एक चीज को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं, एक एक चीज को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाना है आपको उद्देश्य। एक एक चीज को समझते, दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, आराम से समझिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि शिक्षण विद्या एक ऐसा पार्ट है जो बच्चों के कई बार समझ में नहीं आता है, उनके कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होते। तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपके कंसेप्ट क्लियर यहां पे हो सके। क्लियर? अब देखिएगा, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि मैं यहां पे पहली हेडिंग लगा रहा हूं, और पहली हेडिंग क्या लगा रहा हूं मेरे दोस्तों? उद्देश्य। क्या हेडिंग लगा रहा हूं? उद्देश्य। उद्देश्य का निर्माण किसने किया? तो आपको पता है कि उद्देश्य का निर्माण किया था ब्लूम ने। ये आपको ध्यान रखना है 1956 में किया। इसको कोई लेना देना नहीं है कि कौन से सन में उसने उद्देश्य को बांटा। इन्होंने सामान्य तौर पर 3 प्रकार के उद्देश्य बताए कि सामान्य तौर पर जो उद्देश्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। यानी कि इन्होंने जो उद्देश्य का वर्गीकरण किया है वो कितने भागों में किया है? 3 भागों में किया है। पहला उद्देश्य बताया जिसको कहते हैं अपन संज्ञानात्मक उद्देश्य। भाई क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? संज्ञानात्मक उद्देश्य। पहले उद्देश्य का क्या नाम है? आपके संज्ञानात्मक, या इसको अपन क्या कहेंगे? ज्ञानात्मक। दूसरे का क्या नाम है? तो दूसरे का आपको ध्यान रखना है, दूसरे का नाम है भावात्मक। और तीसरे का क्या नाम है? तो तीसरे का नाम है क्रियात्मक। कि उद्देश्य जो होते हैं वो सामान्य तौर पर कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के, एक संज्ञानात्मक, एक भावात्मक और क्रियात्मक। ये क्या होते हैं? संज्ञानात्मक का मतलब एक बालक के ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई उसको अपन कहते हैं संज्ञानात्मक।
भावात्मक का मतलब होता है बच्चों के अंदर उस विषय के प्रति उस चीज को लेकर के मनोवृत्ति का क्या निर्माण हुआ है, दृष्टिकोण का क्या निर्माण हुआ है ना, किस तरीके से बालक उस विषय को पढ़ने के बाद सोचते हैं, विचारते हैं, कौन से इमोशन उनमें क्रिएट होते हैं, उस विषय वस्तु के साथ किस तरीके से बालक संबंध स्थापित करता है, वो भावात्मक। क्रियात्मक का मतलब क्या हो गया कि उस विषय वस्तु को पढ़ने के बाद व्यक्ति किस तरीके से अप्लाइड करता है, किस तरीके से वो उसको अपने जीवन में उतारता है या अपने आने वाले जीवन में किस प्रकार से उसका प्रयोग करता है। तो क्रिएटिविटी चीज जो है क्रियात्मक में जोड़ा। तो इन्होंने कहने का मतलब यह था कि उद्देश्य जो होते हैं उन्होंने 3 वर्गीकरण किए। एक कौन सा वर्गीकरण किया, एक वर्गीकरण किया संज्ञानात्मक, एक वर्गीकरण किया भावात्मक, एक वर्गीकरण कौन सा किया क्रियात्मक। इन सबके इन्होंने 6-6 भाग बताए। भाई कितने भाग बताए, 6-6 भाग बताए। अब ये 6-6 भाग आपको याद नहीं रखने हैं, है ना, आपको कौन कौन से भाग थे वो आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि रीट के अंदर ब्लूम की टैक्सोनॉमी नहीं दे रखी है। लेकिन ग्रेड 2 के बच्चे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सामान्य जानकारी लें, या तो यहीं पे एक पेज छोड़ दें, क्योंकि मैं उनको अलग से ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो ग्रेड 2 के अंदर आती है। रीट के अंदर ब्लूम की टैक्सोनॉमी नहीं आती है तो मैं टैक्सोनॉमी नहीं पढ़ाऊंगा। तो उनके लिए मैंने कहा ना, पहले कॉमन चीज पढ़ेंगे, अलग चीज बाद में पढ़ेंगे। तो ग्रेड 2 वाले बच्चों को भाष्य के में पूरा का पूरा वापस पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे पढ़ लो और एक पेज छोड़ दो टैक्सोनॉमी के लिए। टैक्सोनॉमी में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल ये 6-6 भाग एक्स्ट्रा पढ़ने हैं ग्रेड 2 वाले को। रीट वाले को ये 6-6 भाग नहीं पढ़ने हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए एक पेज आपको छोड़ देना है। वो भरवाना मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कब भरवाऊंगा, जब क्लास लूंगा तब आपको बोल दूंगा कि मैंने वो वाला टॉपिक पढ़ाया था, वहां पे एक पेज छुड़वाया था, वहां पे ये चीज लिखिएगा। क्लियर, एक बार यहां तक आप समझिएगा। अब देखिएगा, ये इन्होंने 3 प्रकार बांट लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको पूछ ले कि ब्लूम ने उद्देश्य का वर्गीकरण कितने भागों में किया, तो 3 भागों में किया, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौन से भाग में किया था मेरे दोस्तों, क्रियात्मक भाग में किया था। यहां तक आपको एक बार समझ में आ गया होगा या इस चीज को आप समझ चुके होंगे। अब देखिएगा आगे क्या होता है या आगे इस चीज को क्या करते हैं। सामान्य तौर पर जो उद्देश्य होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। उद्देश्य के जो प्रकार होते हैं, जनरली अपन उद्देश्य के प्रकार पढ़ते हैं, तो वो उद्देश्य के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। उद्देश्य के प्रकार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको यहां पे बताता हूं कि उद्देश्य के प्रकार 2 होते हैं। एक तो होते हैं आपके शैक्षिक उद्देश्य। कौन सा होता है दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य, इनको आपके क्या कहा जाता है, इनको आपके सामान्य उद्देश्य भी कहा जाता है। अभी मैं बताऊंगा, आप जल्दबाजी ना करें, ये चीज क्या होती है सामान्य उद्देश्य, ये मैं समझाऊंगा आपको। सामान्य उद्देश्य एक जो होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, एक होते हैं आपके शिक्षण उद्देश्य। क्या होते हैं आपके शिक्षण उद्देश्य। इन शिक्षण उद्देश्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो इस शिक्षण उद्देश्य को और नाम से जाना जाता है आपके विशिष्ट उद्देश्य। क्या नाम जाना जाता है मेरे दोस्तों, विशिष्ट उद्देश्य। या इसी उद्देश्य को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है आपके प्राप्य उद्देश्य। भाई क्या कहा जाएगा आपके, तो क्या ध्यान रखना है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या कहा जाता है, इसको प्राप्य उद्देश्य। भाई क्या याद रखोगे, इसको प्राप्य उद्देश्य भी कहा जाता है। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिएगा, जब अपन लेसन प्लान बनाते हैं या जब अपन पाठ योजना बनाते हैं ना, उसमें इनका प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि किनका करते हैं, अपन शिक्षण उद्देश्यों का करते हैं। देखिएगा, शैक्षिक उद्देश्य होते हैं सामान्य। सामान्य का मतलब होता है जनरल, जो सभी के लिए प्रयोग में आए उसको अपन कहते हैं सामान्य। विशिष्ट का मतलब होता है खास, जो किसी विशेष के लिए क्या होते हैं दोस्तों, प्रयोग में आते हैं या किसी विशेष के जो है वो काम में आते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, विशिष्ट। जैसे देखिएगा, पूरी क्लास के अंतर्गत एक बच्चा विकलांग है, तो उस विकलांग बच्चे को हम क्या कहेंगे, ये विशिष्ट बालक है। बाकी सब तो जनरल है, ये विशिष्ट है। विशिष्ट क्यों है, क्योंकि ये आम बच्चों से थोड़ा सा अलग है। तो विशिष्ट का मतलब पार्टिकुलर किसी चीज के लिए आए। अब देखिएगा, मान लीजिए कि मैं भाषा शिक्षण पढ़ा रहा हूं या मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं बच्चों को। अब मुझे मान लीजिए कि उद्देश्य बनाने हैं, तो सबसे पहले मैं कौन से बनाऊंगा, शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य क्या होंगे, उस पूरी हिंदी की किताब के लिए सम्मान होंगे, एक जैसे बनेंगे। एक जैसे कैसे, कि बालक
क्या करेगा? तो बालक के अंदर भाषा का विकास होगा, बालक में शब्दकोश की वृद्धि होगी, बालक में हिंदी के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी। इस प्रकार के जो मैं उद्देश्य बनाऊंगा ये सारे सामान्य हैं सभी चैप्टर के लिए, चाहे मैं कहानी पढ़ाऊं, चाहे कविता पढ़ाऊं, चाहे उपन्यास पढ़ाऊं, चाहे नाटक पढ़ाऊं, ये सबके लिए सेम है क्योंकि पूरी सब्जेक्ट के लिए बना है। अब क्या होता है कि उस किताब में से मैं कोई एक लेसन पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, सपोज मान लीजिए मैं छोटा जादूगर पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, एक चैप्टर का नाम है छोटा जादूगर। अब यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि उस छोटे जादूगर को पढ़ाने के लिए मुझे और उद्देश्य का निर्माण करना पड़ेगा, अलग उद्देश्य बनाने पड़ेंगे। इनको कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य, क्योंकि ये पूरी किताब वाले उद्देश्य नहीं है, पार्टिकुलर में एक छोटे जादूगर पार्ट के लिए बना रहा हूं, तो ये विशिष्ट, ये खास है। अब यहां पे विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे कि मैं छोटे जादूगर पार्ट को क्या पढ़ा रहा हूं, तो बालक अपने इनकम के अनुसार खर्चा करना सीखेगा, बालकों में बड़े लोगों के प्रति दया भाव आएंगी, बालकों के अंदर एक जिम्मेदारी की भावना का विकास होगा। ये सारे विशिष्ट हैं, ये पूरी किताब के लिए नहीं है, ये एक चैप्टर के लिए बने हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना कि शैक्षिक उद्देश्य जो होते हैं वो शैक्षिक उद्देश्य आपके सामान्य होते हैं, पूरी किताब के लिए एक जैसे होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो प्रत्येक चैप्टर के लिए अलग अलग बनते हैं। तो हम जब लेसन प्लान बनाते हैं ना, तब कौन से बनाते हैं? तो शिक्षण उद्देश्य का निर्माण करते हैं, शैक्षिक उद्देश्य का निर्माण नहीं करते। शैक्षिक उद्देश्य का निर्माण एक ही बार होता है, शिक्षण उद्देश्य पाठ के अनुसार क्या होते रहते, बदलते रहते। तो जो सबके लिए बनाए जाएं वो सामान्य, जो किसी खास के लिए बनाए जाएं वो विशिष्ट। पूरी किताब के लिए बन रहे हिंदी के लिए तो सामान्य, और किसी खास चीज के लिए बन रहे तो इसको एक चैप्टर के लिए बन रहे तो क्या कहेंगे, विशिष्ट। आपको याद रह जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन का संबंध उद्देश्यों से होता है, तो यहां पे दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। यदि आपको यह प्रश्न पूछ ले कि बताओ मूल्यांकन का सीधा संबंध किससे होता है, मूल्यांकन का सीधा संबंध किससे होता है, शैक्षिक उद्देश्य से या शिक्षण उद्देश्य से, तो आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसे प्रश्न के अंदर अपना जो उत्तर होगा वो क्या होगा मेरे दोस्तों, इसके अंदर उत्तर होगा वो क्या होगा, मूल्यांकन का सीधा संबंध जो होता है वो किससे होता है, तो मूल्यांकन का सीधा संबंध हमेशा शैक्षिक उद्देश्य से होता है। शैक्षिक उद्देश्य, क्योंकि एग्जाम हमेशा आपके पूरी किताब का लिया जाता है, मूल चीज हमें प्राप्त करनी है, मूल उद्देश्य हमारा हिंदी सिखाना है, छोटा जादूगर पाठ सिखाना नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हिंदी भाषा का विकास अपन कर रहे हैं, तो मूल्यांकन का सीधा संबंध किससे होगा इसके अंदर। लेकिन प्रश्न की भाषा बदल दी जाए और आपको यह पूछ लिया जाए कि बताओ पाठ योजना में मूल्यांकन का संबंध किससे होता है। अब पाठ योजना में मूल्यांकन का संबंध आपके शिक्षण उद्देश्य से होगा। किससे होगा मेरे दोस्तों, पाठ योजना में मूल्यांकन का संबंध, पाठ योजना में मूल्यांकन का संबंध, मूल्यांकन का संबंध, क्योंकि जब आप क्लास में छोटा जादूगर पाठ पढ़ा रहे और पढ़ाते जो मूल्यांकन लोगे ना, तो उसमें आप ये चीज नहीं ट्राई करोगे कि बच्चे ने हिंदी सीखी कि नहीं सीखी, वहां पे तो हम इस चीज की जांच करेंगे कि बच्चे ने छोटा जादूगर वाला पाठ सीखा है कि नहीं सीखा है। तो इसीलिए आपको यदि ये पूछ ले कि बताओ कि पाठ योजना के अंतर्गत मूल्यांकन का संबंध किससे होता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, शिक्षण उद्देश्य से। लेकिन आपको डायरेक्ट पूछे कि बताओ मूल्यांकन का सीधा संबंध किससे होता है, तब हमारे पास में उत्तर क्या हो जाएगा, शैक्षिक उद्देश्य। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। शिक्षण उद्देश्य क्या होता है, इनमें मैं अंतर नहीं लिखवा रहा हूं, सीधा आपके कंसेप्ट क्लियर कर दिया, आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। हम रोज जो डायरी में बनाते हैं वो शिक्षण उद्देश्य है, पूरी विषय को लेकर जो एक बार बनाते हैं वो अपने शैक्षिक उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, शैक्षिक उद्देश्य वर्ष प्राप्ति के होते कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड्स में, पूरे सत्र में हमें ये प्राप्त करने। शिक्षण उद्देश्य प्रति पीरियड के होते, ये हर पीरियड में हमें प्राप्त करना है, हर कालांश में हमें ये चीज प्राप्त करनी है। तो ये आपको ये ध्यान रखना, ये शैक्षिक उद्देश्य में अंतर है। तो मैं आपको यहां पे बना दूं कि यहां पे ये लिख देता हूं कि शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं संपूर्ण विषय के लिए समान, संपूर्ण विषय के लिए समान होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए क्या होंगे, आपके समान होंगे। और यदि आपको यह पूछ लिया जाए कि बताओ शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं, तो ध्यान रखना प्रत्येक टॉपिक के लिए अलग होते हैं, या इसको मैं कहूंगा प्रत्येक विषय वस्तु के लिए अलग, प्रत्येक
विषय वस्तु के लिए पृथक होते हैं या अलग होते हैं। अब बताओ दोनों के अंदर आपको अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पृथक होते हैं, पृथक होते हैं, इसीलिए तो इनको विशिष्ट कहते हैं कि ये अलग हैं, हर विषय वस्तु के लिए अलग बनेंगे, इसीलिए इनका नाम है विशिष्ट। तो दो तीन चीजें क्लियर हो गई। सामान्य उद्देश्य किसे कहते हैं, विशिष्ट उद्देश्य किसे कहते हैं, मूल्यांकन का सीधा संबंध किससे होता है, और पाठ योजना में मूल्यांकन का संबंध किससे होता है, ये चीज हमारी यहाँ पे क्या हो गई, क्लियर हो गई। और हमने ये भी सुन लिया कि उन्होंने मूल्यांकन के अंदर उद्देश्य के कितने प्रकार बताए, तो कितने याद रखोगे? 3 प्रकार यहाँ पे आपको क्या रखने हैं दोस्तों, याद रखने हैं। क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं कि हम जब पाठ योजना का निर्माण करते हैं तब हम उस पाठ योजना में किन किन उद्देश्यों को समाहित करते हैं या किन किन उद्देश्यों को लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम वहां पे सामान्य तौर पर कौन कौन से उद्देश्य करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, पाठ योजना के निर्माण के अंदर पहला उद्देश्य इस तरीके से बनाते हैं। देखो इधर तो अपन लिखते हैं उद्देश्य, भाई क्या लिखते हैं, उद्देश्य। उद्देश्य कौन से होंगे, शिक्षण उद्देश्य। और इस साइड में जो अपन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा। आपने पाठ योजना बनाई होगी तो उसमें ये चीज आपने आराम से लिखी होगी कि व्यवहार में क्या परिवर्तन आएंगे, ये अपन लिखते हैं इस साइड। अब इसके बीच में मैं खींच देता हूं एक आपके लाइन, इसी तरीके से बनती थी है ना, इसी तरीके से आपके यहां पे भी क्या बनेगी, एक लाइन का क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों, निर्माण किया जाएगा, जो आपको हल्की सी क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब देखिएगा, अब मैं यहां पे लिखता हूं उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य अपना आता है मेरे दोस्तों ज्ञान। कौन सा आता है दोस्तों, ज्ञान। हमें जब बालक को कक्षा के अंदर पढ़ाना होता है तब हमें सबसे पहले यदि किसी चीज की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले जो हम प्राप्त करेंगे वो किसको प्राप्त करेंगे मेरे दोस्तों, वो अपन प्राप्त करेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होता है समझिएगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य का मतलब होता है कि बालक के अंदर ज्ञान की वृद्धि कितनी हुई, ज्ञान की वृद्धि कितनी हुई, उसको अपन क्या कहते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य कहते हैं। जैसे देखिएगा, मैं यहां पे लिखता हूं कि ज्ञानात्मक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। एक तो यहां पे आता है आपके प्रत्यास्मरण, मैं समझा रहा हूं क्या होता है प्रत्यास्मरण। एक यहां पे आता है आपके प्रत्याभिज्ञान, यानी कि जब बालक के हम पढ़ाने के लिए जाएंगे तो पहला उद्देश्य हम कौन सा प्राप्त करेंगे, ज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्त करेंगे। और उसमें 2 चीजों को हम टारगेट करेंगे। 2 चीज कौन कौन सी होगी, प्रत्यास्मरण और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, प्रत्याभिज्ञान। अब क्या होता है देखिए, प्रत्यास्मरण का मतलब होता है किसी भी चीज को स्मृति रखना, दिमाग में रखना। प्रत्याभिज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज की पहचान करना। जैसे देखिएगा, आपके दिमाग में एक चीज आ रही है अंतरिक्ष, क्या आ रही है, अंतरिक्ष, ये आपका प्रत्यास्मरण है। लेकिन आप एक मॉडल को देखते हो, किसी चित्र को देखते हो, अंतरिक्ष वाले चित्र को, और उसको देख करके कहते हो कि ये अंतरिक्ष है, ये हमारा प्रत्याभिज्ञान है। कि हम जिस चीज को पहचान रहे हैं वो हमारा प्रत्याभिज्ञान है, जिसका हम प्रत्यास्मरण कर रहे हैं वो हमारा क्या है, केवल याद करने का एक तरीका है। जैसे देखिएगा, हमें अपने पिताजी का नाम याद है, ये हमारा प्रत्यास्मरण है। लेकिन जैसे ही हमारे पिताजी दिखते हैं या कोई भी हमें हमारे पिताजी का नाम पूछता है या अपन को नजर आते हैं तो तुरंत उनके देख करके उनका नाम का हमें स्मरण हो जाता है। तो आप उनको जो देख रहे हो ना, ये मेरे पापा हैं, ये प्रत्याभिज्ञान है। और आपके दिमाग में चल रहा है कि मेरे पिताजी ये हैं, ये प्रत्यास्मरण है। तो ये कंसेप्ट कहलाता है। एक नाम याद होना, एक किसी चीज की पहचान करना। आपको याद है हाथी, ये प्रत्यास्मरण है, हाथी को देख करके कह रहे हो हाथी, ये प्रत्याभिज्ञान है। तो हम जब ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं तब हमें 2 चीजों को प्राप्त करना होता है, एक प्रत्यास्मरण और एक क्या होता है मेरे दोस्तों, प्रत्याभिज्ञान। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो ध्यान रखना कि जब कोई बालक किसी भी चीज का पुनः स्मरण कर रहा है, समझिएगा, पुनः क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, स्मरण कर रहा है, किसी चीज की क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, पहचान कर रहा है। बालक किसी बार पूछने पर किसी तथ्य या सिद्धांत को क्या कर रहा है दोस्तों, बता रहा है। किसी तथ्य या सिद्धांत को क्या कर रहा है, बता रहा है। या किसी नियम को क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, बता रहा है। या पूछने पर किसी की परिभाषा बता रहा है।
क्या कर रहा है दोस्तों, परिभाषा बता रहा है। ये सारी की सारी चीजें आती हैं आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। बालक को कुछ पूछने पर स्मरण करके बता रहा है, मुझे ये याद है। बालक को आपने गणित का सूत्र पूछा, गणित का सूत्र उसने बता दिया। बालक को कोई परिभाषा पूछी, बालक ने उसकी परिभाषा बता दी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चीज आपने दिखाई, बालक ने उसको पहचान लिया। यदि ये सब गतिविधि हो रही है तो बच्चे ने कौन से उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है, बच्चे ने ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है। क्लियर, यहां पे ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है। तो आपके जो परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, ऐसे ही आते हैं। एक तीसरी क्लास के शिक्षक ने विज्ञान पढ़ाते हुए एक बालक से पूछा कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो बच्चे ने उत्तर दिया कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बताओ बालक ने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है, तो परिभाषा दी है, तो इसका मतलब ज्ञान की, किताबी परिभाषा दी ज्ञान की। एक शिक्षक बालक के सामने एक ग्लोब प्रस्तुत करता है, पूछता है कि ये क्या है, पूछने पर बालक बता देता है कि ग्लोब है। बताओ उसने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है, ज्ञानात्मक उद्देश्य की। ये नाम में क्यों लिखा रहा हूं कि जब भी आप प्रश्न पढ़ोगे तो इनमें से कोई भी नाम आपके सामने टकराएगा, तो जैसे इनमें से कोई भी नाम आपको परीक्षा में प्रश्न के उत्तर दिखे, कोई भी एक चीज इनमें से नजर आ जाए, तो आंख बंद करके कर देना कि बच्चे ने किसकी प्राप्ति कर रखी है। तो बच्चे ने किसकी प्राप्ति कर रखी है मेरे दोस्तों, बच्चे ने एक ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है। ये आपका कौन सा उद्देश्य हो जाएगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य। क्लियर। अब जब बच्चा ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, जब बच्चा सीख लेता है, तो बच्चे के अंदर एक शिक्षक उसके अंदर दूसरा उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है। उस दूसरे उद्देश्य का नाम क्या है मेरे दोस्तों, उस दूसरे उद्देश्य का नाम है अवबोध। क्या याद रखोगे, अवबोध। ये एक समझ पर आधारित है। ये किस पर आधारित है मेरे दोस्तों, ये एक समझ पर आधारित है। ये किस पर आधारित है मेरे दोस्तों, एक समझ पर आधारित है। अवबोध का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, अवबोध का मतलब भी ये होता है कि ये एक चीज समझ पर आधारित है। जब बच्चों को सारी की सारी चीजें याद रहती है तो बालक क्या करता है, अपनी समझ बताता है। जैसे देखिएगा, मैंने बालक को याद करवाया कि बताओ गाय, बकरी, भैंस, ये सब जानवर हैं और इन सब जानवर को पाला जाता है। मैंने ये कहा शेर, चीता, भालू, ये सब जंगली जानवर हैं जो मांस खाते हैं, इनको पाला नहीं जा सकता। अब बच्चे के अंदर ये ज्ञान है। अब मैं बच्चे को ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि बताओ एक सारणी के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन से पशु पालतू हैं और कौन से पशु जंगली हैं। तो बच्चा खुद अंतर कर रहा है क्योंकि उसके अंदर नॉलेज है। जब नॉलेज के आधार पर बच्चा कोई क्रिया करता है तो उसको अपन कहते हैं समझ। तो शिक्षक जो दूसरा उद्देश्य प्राप्त करता है वो कौन सा कहलाता है, समझ। और समझ में क्या क्या चीज करता है, तो ध्यान रखना, एक तो याद रखना, जब बालक दो विषय वस्तु में क्या करता है, अंतर करना सीख लेता है। जब दो विषय वस्तुओं के अंदर समानता प्राप्त करना सीख लेता है, भाई क्या सीख लेता है, आपके समानता प्राप्त करना सीख लेता है। जब बालक दो विषय वस्तुओं के अंदर तुलना करना सीख लेता है, तुलना कर लेता है। जब बालक दो विषय वस्तुओं के अंदर क्या कर लेता है मेरे दोस्तों, वर्गीकरण कर लेता है, तो इसका मतलब इसने किसकी प्राप्ति कर ली, अवबोध की प्राप्ति कर ली, उसने समझ की प्राप्ति कर ली। अब आपको एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक शिक्षक बालक को इस प्रकार का प्रश्न देता है, बालक उसमें विभेद कर लेता है, अंतर कर रहा है, तुलना कर रहा है, समानता बता रहा है, वर्गीकरण कर रहा है। इनमें से कोई भी काम कर रहा है तो उसने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है, तो उसने आपके प्राप्ति कर रखी है मेरे दोस्तों, अवबोध की प्राप्ति कर रखी है। यह भी आपको क्या रखना है, इसके अंदर ध्यान रखना है। एक और ध्यान रखना, यदि बालक अनुवाद कर पा रहा है, भाई क्या कर पा रहा है, अनुवाद करना। अनुवाद भी तभी कर पाता है जब उसके अंदर समझ हो। अंग्रेजी का कोई शब्द पूछा, उसको हिंदी में बता रहा है तो वो अनुवाद कर रहा है, तो इसका मतलब भी बालक के अंदर समझ विकसित हो चुकी है। बालक किसी विषय वस्तु का उदाहरण दे रहा है ना, कोई भी चीज बताओ कि निम्नलिखित में बताओ, किसी एक शाकाहारी जीव का नाम बताओ। शाकाहारी जीव किसे कहते हैं, बालक ने कहा कि जो जीव शाक खाते, घास फूस खाते, उनको अपन क्या कहते हैं, शाकाहारी जीव कहते हैं। बताओ एक शाकाहारी जीव का उदाहरण। बच्चा कह रहा है गाय, बच्चा कह रहा है भैंस, बच्चा कह रहा है बकरी। तो इसका मतलब वो उदाहरण दे रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या चीज विकसित हो सकी है मेरे दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब उसके अंदर जो है
क्या चीज विकसित हो रखी है, अवबोध जो है उसके अंदर विकसित हो रखा है। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना, त्रुटि सुधार करना, गलती का सुधार करना। क्या सुधार करना, त्रुटि सुधार करना, त्रुटि सुधार करना, त्रुटि सुधार करना। अगर बालक किसी भी चीज की त्रुटि सुधार कर रहा है, जैसे मान लीजिएगा कि एक बच्चे ने लिखते समय कोई गलती की, फिर उसको एहसास हुआ कि मैंने यहां पे गलत लिख दिया और वो उसको सही कर रहा है, इसका मतलब उसने अवबोध की प्राप्ति कर रखी है, इसका मतलब उसके अंदर एक समझ विकसित हो चुकी है। जैसे देखिएगा कि मान लीजिए कि एक बच्चे ने नारी शब्द जो होता है, एक बच्चे ने नारी शब्द जो होता है उसको उसने नारी लिख दिया, यानी कि छोटी ई की मात्रा लगा दी। फिर उसको पता चला कि नारी मैंने गलत लिख दिया, बाद में वो वापस नारी को ऐसे लिख देता है। तो बताओ उसने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है, उसने अवबोध की प्राप्ति कर रखी है। त्रुटि का सुधार करना, त्रुटि यदि सुधार कर रहा है तो उसने कौन सी प्राप्ति, यहां से प्रश्न बहुत आते हैं दोस्तों, बालक ये करके ये कर रहा है, उसने कौन से उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है, हम घूम जाते हैं कौन सा उद्देश्य बताएं। इसीलिए मैं सीधा सामने लाइन लिख रहा हूं, जब एग्जाम के अंदर प्रश्न आएगा तो इनमें से एक ने एक लाइन आपको प्रतीत नजर आएगी, एक ने एक लाइन के भाव दिखेंगे, जो भी भाव दिख जाए सीधा उसके सामने वाला उद्देश्य टेक देना, अपना उत्तर गलत नहीं होगा। इसीलिए मैं ये शब्द जो है इनके सामने लिख रहा हूं, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अंदर एक चीज और आता है, सही स्थिति का पता लगाना, सही स्थिति का पता लगाना, सही स्थिति, सही स्थिति का पता लगाने का मतलब क्या हो रहा है कि मान लीजिए कोई बच्चा गणित की सवाल कर रहा है, चाप वाला सवाल कर रहा है, उसने किसी चीज का एक आकृति या एक ज्यामितीय आकृति बनाई और सवाल का उत्तर गलत आ गया, तो इसका मतलब हो सकता है कि उसने स्केल का प्रयोग, उस सांचे का प्रयोग सही नहीं किया होगा। तो वापस वो क्या करता है, सही स्थिति का पता लगाता है कि किस वजह से ऐसा, एक सही कंडीशन का पता लगाना एक समझ है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, मेन रीजन क्या है। तो सही स्थिति को ढूंढना, रियल पोजीशन को ढूंढना भी क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, एक प्रकार का अवबोध है। क्या है दोस्तों, आपके एक प्रकार का अवबोध है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना, सही स्थिति का पता लगाना भी अवबोध है। तो ये समझ के आधार पर होता है, त्रुटि के अंदर सुधार करना, उसके बाद में आपके अनुवाद करना, उसके बाद में आपके आ जाता है सही स्थिति का पता लगाना। ये सारी चीजें जो आएगी वो किसके अंतर्गत आएगी मेरे दोस्तों, इसी के अंतर्गत आएगी। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद में एक चीज और आती है दोस्तों, इसके बाद में अनुमान लगाना, एक चीज और आती है जिसको अपन क्या कहते हैं, अनुमान लगाना, अनुमान लगाना, ये आपको ध्यान रखना है। अनुमान लगाना भी, इसके अंदाजा लगाना एक प्रकार का समझ है। कैसे देखिएगा कि बहुत बार हमने अनुकरण से एक ऐसा ज्ञान सीख लिया कि बहुत सौ लोग ऐसे कहते थे कि घर के अंदर कौवा बोलेगा तो मेहमान आएंगे, कौवा बोलता है तो मेहमान आते हैं, कौवा बोलता है तो मेहमान आते हैं। बहुत बार अपन ने इस चीज को सुन लिया, फिर अपन बड़े हो गए और अचानक से अपने घर पे आकर के भी एक दिन कौवा बोला, हमने अनुमान लगाया आज तो मेहमान आएंगे। कुत्ता रोता है, कोई मरता है, फिर हम भी एक दिन बाहर सो रहे थे और बाहर कुत्ता रो रहा था, तो हमें लगा आज कुत्ता रोया है मतलब कोई ना कोई मरेगा। तो ये अनुमान जो लगाया जाता है, ये अंदाज जो लगाया जाता है, वो भी किससे लगाया जाता है, इससे। एक बालक गणित पढ़ रहा है, गणित पढ़ते पढ़ते शिक्षक सवाल करवा रहा है और शिक्षक से हल नहीं हो रहा है, तो शिक्षक बच्चों को क्या कहेगा, तो थोड़ा कि ये दिमाग लगाओ, अनुमान लगाते हैं कि सर इसकी जगह पर जोड़ करके ये करे तो सही हो सकता है क्या, या ऐसा भी हो सकता है। जब अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो वो भी किस चीज के अंतर्गत गिना जाएगा मेरे दोस्तों, अनुमान लगाना भी एक प्रकार से आपका जो है कौन सा उद्देश्य माना जाएगा, तो वो भी आपका ये माना जाएगा ये अवबोध। और एक अंतिम और याद रखना, स्वयं के शब्दों में परिभाषा देना, स्वयं के शब्दों में परिभाषा देना, स्वयं के शब्दों में परिभाषा देना, परिभाषा देना। अब यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, स्वयं के शब्दों में परिभाषा देने का मतलब क्या हो गया कि एक तो होती अपने ज्ञान के अंदर पढ़ा कि परिभाषा देना, कि बालक जैसी किताब में लिखी हुई है वैसी की वैसी परिभाषा बता रहा है, तो ये इसका रटा हुआ ज्ञान है, समझ नहीं है।
भाई वैसे की वैसी परिभाषा, जैसे मैं आपको कहूंगी बताओ मनोविज्ञान क्या है, आपको मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, तो ये आपकी समझ नहीं है, ये आपकी मेमोरी है, स्मृति है, आपको याद है जो बोल रहे हो। मैं आपको पूछूं कि मनोविज्ञान क्या है, फिर आप ऐसी परिभाषा दो, मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो मानव के दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है, मानव की समस्याओं को सरल बनाता है, मानव के भविष्य का निर्धारण करता है ना, मानव के बारे में पूर्व में सारी की सारी जानकारी दे देता है, मानव अपने आए दिन के आने वाले दैनिक कार्यों में परिवर्तन करने के लिए, कार्यों को श्रेष्ठ बनाने के लिए इस विषय का प्रयोग करता है। ऐसी परिभाषा देते हो तो आपने अपने शब्दों में दी। तो कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान को जब अपने शब्दों में व्यक्त करता है तो उसकी समझ है। जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं तो ये मैं किताबी भाषा से नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां जो बोल रहा हूं वो मैं अपने शब्द बोल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं अवबोध के आधार पर बोल रहा हूं, ज्ञान के आधार पर नहीं। क्योंकि ज्ञान के आधार पर बोलता तो मैं केवल उसी लाइन को वैसा का वैसा लिख देता जहां कहां लिखी हुई है, आपके किताब में लिखी हुई है। तो जब बच्चा किताब की रटी रटी परिभाषा दे तो उसका ज्ञान है, और समझ के आधार पर दे तो उसका क्या है, अवबोध है। इसके बाद भी 3 उद्देश्य और होते हैं। इनके बाद वाले उद्देश्य जो होते हैं, जिनके नाम लिखवा रहा हूं, आज अपन पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इस क्लास को अपन जो पढ़ेंगे वो आगे की क्लास के अंदर क्या करेंगे मेरे दोस्तों, कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे अभी नहीं, लेकिन फिर भी अपन को पता होना चाहिए। इसके बाद में अपना जो कौशल आता है उसका नाम है मेरे दोस्तों ज्ञानोपयोग, या इसको कहा जाता है अनुप्रयोग। क्या कहा जाएगा मेरे दोस्तों, ज्ञानोपयोग, या इसको क्या कहा जाएगा, अनुप्रयोग। ये अपन पढ़ेंगे कल की क्लास के अंतर्गत, क्योंकि मैंने कह रखा है आधे पौन घंटे से ज्यादा लंबी इसकी क्लास नहीं लूंगा, तो इसीलिए एक बार शुरुआत में इतनी ही। ब्लूम अभी तक बाकी है, ब्लूम थोड़ा सा कल खत्म हो जाएगा, कल मॉरिसन भी खत्म हो जाएगा, 2 चीज अपन कल पढ़ लेंगे। तो एक बार अपन रिवीजन करते हैं कि आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा। तो आज की क्लास के अंतर्गत यदि मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो आज की क्लास के अंतर्गत मैंने आपको बताया था ब्लूम की अवधारणा, कि ब्लूम ने उद्देश्य और मूल्यांकन का निर्माण किया। उद्देश्य का मतलब है व्यवहार में होने वाला अपेक्षित परिवर्तन, मूल्यांकन का मतलब है उद्देश्य की सीमा जांचने की प्रक्रिया। ब्लूम ने उद्देश्य 3 प्रकार के बताए, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, जिसके 6 भाग बताए। यहां पे सेकंड ग्रेड वाले को एक पेज छोड़ना है, उसके बाद लिखना शुरू करना है, बाकी किसी को पेज नहीं छोड़ना है, आप सीधा लिखते जाएं रीट वाले। आपको ध्यान रखना है कि उद्देश्य के सामान्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक शैक्षिक उद्देश्य जिनको सामान्य उद्देश्य कहा जाता है और सारी विषय के लिए एक जैसा होता है, मूल्यांकन का सीधा संबंध इसी से होता है। एक होता है शिक्षण उद्देश्य, जिसे विशिष्ट उद्देश्य या प्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं। पाठ योजना का जो संबंध होता है इन्हीं उद्देश्य से होता है। ये प्रत्येक विषय के लिए क्या होते हैं मेरे दोस्तों, अलग अलग होते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़े थे पाठ योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले उद्देश्य। तो मैंने कहा कि हम पाठ योजना में एक तरफ उद्देश्य लिखते और एक तरफ लिखते व्यवहारगत परिवर्तन, की इस उद्देश्य के बच्चे में क्या व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे। तो किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाते तो पहले हमें ज्ञान का उद्देश्य प्राप्त करना होता है, और ज्ञान में हमें प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान कराना होता है कि बालक को याद भी हो जाए, पहचानना सीख जाए। इसके अंदर पुनः स्मरण करना, पहचान करना, तथ्य, सिद्धांत, नियम, सूत्र बताना और परिभाषा बताना इसके अंदर आएगा। दूसरा आपने पढ़ा था अवबोध, जो समझ के आधार पर उद्देश्य है, कि याद तो है लेकिन समझा हुआ याद है, रटा हुआ याद नहीं है। तो जब समझा हुआ याद होता है तो उसके अंदर अवबोध का विकास होता है। अवबोध के अंदर आता है अंतर करना, समानता प्राप्त करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना, अनुवाद करना, उदाहरण देना, त्रुटि सुधार करना, सही स्थिति का पता लगाना, अनुमान लगाना और स्वयं के शब्दों में परिभाषा देना। इनमें से कोई भी वर्ड यदि आपको नजर आ रहा है तो सीधा सीधा किसके ऊपर टिक कर दोगे, आप अवबोध के ऊपर टिक कर दोगे। उसके बाद में आपका तीसरा उद्देश्य आता है ज्ञानोपयोग, यह आपको ध्यान है। उसके बाद कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति, टोटल 6 होते हैं। उसके अंदर कंटेंट 4 में है, 2 नॉर्मल होते हैं, उसमें समय नहीं लगेगा। तो यहां तक आपको एक बार मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, और मेरे हिसाब से यहां तक का कंसेप्ट क्लियर किया होगा। शिक्षण विधियां समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसके लिए बढ़िया से शानदार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वाकई में आपको शिक्षण विधियों की क्लास कैसी लग रही है। क्या अभी तक आपने जो शिक्षण विधियां पढ़ी हैं और आज जो आप शिक्षण विधियां पढ़ रहे हो उसमें आपको कुछ अंतर लग रहा है, क्या बेहतरीन कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, क्या मैं आपको शिक्षण विधियां वाकई में सही तरीके से समझा पा रहा हूं जिस तरीके से समझना चाहिए। तो आप इस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी क्लास आधे या पौन घंटे की नहीं रहेगी, भविष्य में ये 1 घंटे की होगी, लेकिन एक बार धीरे धीरे आदत बनाइए, क्योंकि बिल्कुल नई चीज है, सीधा
ज्यादा नहीं पढ़ना है, घबरा जाओगे। तो धीरे 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 आत्मसात करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे तो आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। शिक्षण विद्या यहाँ से पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी की क्लास रात को 8 बजे चल रही है, वहां से पढ़ रहे हो, दोनों चीजें आपके सेम टाइमिंग के ऊपर चल रही है, तो आप कर रहे हो। कोई समस्या हो तो कमेंट में लिखे, टेलीग्राम पर बताएं या स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, वहां पर मैसेज करके आप बता सकते हैं। मैं आपके लिए सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध हूं, किसी भी समय आप शिक्षा संबंधी समस्या का समाधान हमसे ले सकते हैं। तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा वो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ा लाभकारी, हितकारी सिद्ध होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।